दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा खुशी का माहौल है, खुशी का समय है कि जो विवाद यूजीसी का इतना फैल गया था, उसके ऊपर आज ब्रेक लगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो हैं और जस्टिस, इन दोनों ने मिलकर, सूर्यकांत जी ने और जय माल्या ने मिलकर ये डिसीजन दिया है कि ये जो आपका जो आपने जो यूजीसी के माध्यम से यूनाइटेड ग्रेड यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन के माध्यम से आपने जो ये प्रस्ताव भेजा था और जिसको कि हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेशन किया था, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, जिसमें कि आपने सवर्णों को दोषी मानते हुए इन बाकी जातियों को एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर इन पे अत्याचार की बात करी थी और उसके लिए पहले से ही ये निर्णय कर लिया था कि सामान्य वर्ग ही इसका जो दोषी रहेगा। ऐसा ऐसा आपने जो निर्णय लिया था ये गलत है। इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार की जरूरत है। इसलिए 17 मार्च को आप इसको पुनर्अवलोकन करके हमारे सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि ऐसा कोई लिटमस पेपर किसी के पास नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि सामान्य वर्ग ही ओबीसी और एससी एसटी पे अत्याचार करता है और कोई दूसरा नहीं करता है। तो इसको लेकर इन्होंने ये जो अभी इसमें स्टे दे दिया है 17 मार्च तक, और 17 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। ये बोला है कि आप फिर से इसका ड्राफ्ट तैयार करके लाइए। लेकिन अब यहाँ से यह प्रश्न यही से उठना प्रारंभ होता है कि माननीय न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये जो चीज आज आप बोल रहे हैं इस बारे में पहले से पूर्ण निर्णय क्यों नहीं किया है? आपका जब डिसीजन दिया था उस समय आपने इसमें जो है पहले इसमें विचार क्यों नहीं किया गया? माना कि आपके पास सैकड़ों केस रहते हैं, आपको हर केस में ऐसा करने का समय नहीं है आपके पास, आप बिजी हैं, आपके पास दुनिया भर के लोगों को न्याय देना है। लेकिन ऐसा सब लोगों का, सारे बुद्धिजीवियों ने अपने मत से एक मत से कहा है, जिसमें मायावती भी शामिल है, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल है, जिसमें बहुत से धार्मिक बाबा लोग भी शामिल हैं, और सबने ये कहा कि भाई आप कोई ऐसे जो सेंसिटिव जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई ऐसी एक समिति बना के रखिए आप, जो समिति इसका पुनरीक्षण कर ले कि इससे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जिससे कि कोई बड़ी बड़ी ऐसी बाधा शासन के सामने नहीं आए, प्रशासन के सामने नहीं आए, और जो पार्टीज के सामने नहीं आए। इसमें सभी लोगों को इसमें इसकी एक समिति, ऐसे सेंसिटिव क्षेत्रों के लिए एक समिति बनना ही चाहिए। तो इसके ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए। वो फिलहाल में जो इन्होंने आदेश दिया है वो तो खैर स्वागत योग है ही, कि भाई कॉमन सेंस की बात है कि आप ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि सामान्य वर्ग ही अत्याचार कर सकता है, और इसका जो कंसिक्वेंसेस को आप लोग, जो समाज के कंसिक्वेंसेस को आप बुला रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, कॉलेज में सब युवा लड़के हैं, अगर इनमें अभी से ये भावना, मतभेद की भावना अगर पनप गई तो आपका समाज, क्योंकि आने वाले समाज के यही इनके हाथों में समाज जाना है, तो ये समाज कैसा बनेगा आप खुद कल्पना करिए, जिसमें एक दूसरे के लिए वैमनस्यता हो, जिसमें एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें एक दूसरे के लिए डर हो, वो समाज कैसे बनेगा? तो इसीलिए इसमें जो भी अभी तक एक तो शिक्षा को इसमें शामिल करना ही नहीं था। आपने हेट्रोसिटी बना के रखी है, आपने बहुत से कानून दे के रखे हैं जिससे कि उन पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगता है। लेकिन उसके आप देखिए कंसिक्वेंसेस क्या, कहाँ जा रहे हैं ये कंसिक्वेंसेस? ये जा रहे हैं कि आपने जितने ऐसे कानून बनाए, चाहे आंतरिक हिंसा का कानून बनाया, चाहे आपने हेट्रोसिटी का बनाया, चाहे आप यह भी कानून ला रहे हैं, इससे क्या है कि जो समाज वर्ग है, समाजों में संपन्न और अति संपन्न और जो बिल्कुल संपन्न नहीं है, दलित समाज, इनमें तीनों में फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। जबकि ये सही बात है कि आप देख लीजिए कि ये अर्थशास्त्र कहता है कि जहां पे संपन्न लोग हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की मुद्रा का जो एक्सचेंज चलता है वही दलित वर्ग तक पहुंचता है, और दलित वर्ग उसको भोग करके अपने जीवन यापन करता है। इस सिस्टम है सब जगह का। आप वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, चाहे देश लेवल पे देख लीजिए, या महानगर के लेवल पे देख लीजिए आप, कि वो एक जो स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया आपके पोषण पे ही चलता है। वो तो ना तो अब उससे जो है अब ना दुश्मनी करना है आपको, और ना ही वैमनस्यता पालना है, और ना ही उसके अंदर ये भावना आना चाहिए, बदले की भावना होना चाहिए, और ना ही उसको ऐसा कानून मिलना चाहिए जिससे कि उस पर वो इस डर से, जो संपन्न आदमी इस डर से एससी एसटी और ये जो दूसरे ओबीसी के लोगों को अपने घर में एम्प्लॉय नहीं रखे कि कल को ये जो है किसी भी केस में मेरे को फंसा सकते हैं।
ऐसी महिलाओं के साथ भी ये होता है कि जो आंतरिक हिंसा का कानून है, अगर वो हिंसा का कानून को अगर प्रैक्टिकली देखें तो कहीं किसी पे भी लागू कर सकते हैं वो। अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो हम आंतरिक हिंसा हुई हमारे साथ, और कुछ भी अगर ऐसा उनके साथ ज़रा भी अत्याचार हुआ और नाखुश हुई मालिक से, तो आप मालिक खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं वो। तो इसके कारण मालिक डर के मारे फिर ऐसे लोगों को से दूरी बाँधते हैं, और जब ये दूरी बनती है तो इकोसिस्टम आपका बिगड़ता है। भई जहाँ भी संपन्न है, संपन्न का आप क्या करोगे आप? कसाब को आपने इतने साल पाला, क्या उसका उखाड़ लिया, क्या कर लिया आपने? और कितने साल बिरयानी खिलाई आपने? और ऐसे कितने आतंकवादी अभी भी आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो कानून की जो लेकुनीज़ है, इस लेकुनी से और एक लेकुनी पैदा मत करिए आप लोग। जो काम प्रेमवश से हो वही सबसे अच्छा होता है। तो ये जो इसमें जो पुनरीक्षण की जो बात है तब आई जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। तो ये जो है इसमें इसमें जो है न्यायालय को सोचने की बात यही है कि जब एजिटेशन होगा तब आप उस निर्णय में विचार करेंगे। ये मेथड से आपका न्याय प्रभावित होता है। कल को जो आपने एक में प्लस न्याय दिया, उसी को आज माइनस कर दिया, तो ये जो आपकी क्षमता पर इसमें प्रश्न बनता है। और ऐसा करने से आपकी जो है आपकी जो कहना चाहिए प्रभुत्व है उसमें उंगली उठती है। इन सबसे बचने का सबसे बड़ी तरीका है, अब आप तो न्यायालय है, आपको क्या आपको कोई सजेशन दे सकता है, लेकिन जो मैंने देखा नेताओं ने जिस ढंग से वचन दिया एक दूसरे को, जो स्टेटमेंट आए उस स्टेटमेंट का सार ये निकलता है। मायावती ने भी कहा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको एजिटेशन रास्ता देखकर क्यों रोका आपने? ये एजिटेशन हुआ तब आपने किया है, तो क्या हर काम एजिटेशन करेंगे तब आप होगा ऐसा? क्या ये स्टैक आप संदेश देना चाहते हैं? तो ये सब चीजें से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक तो जो समिति जिसने की ये बनाया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि बना कब ये बना कब 2016 में, जब पहली ये इस बारे में विचार किया गया न्याय और व्यवस्था की और समाज की। उस समय एक समिति का निर्माण हुआ था, संसद समिति का निर्माण हुआ था। और जब ये 2025 में ये दो बच्चों का केस हुआ, रोहित महिला और वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी, ये दो केस ऐसे हुए थे SC/ST में, जिसके ऊपर बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके ऊपर सबने ही माना कि हाँ इनके पास अत्याचार हुआ है। तो उसके ऊपर से ये प्रश्न बनाया गया कि भाई IIT दिल्ली का भी इसमें वो प्रपोजल आया कि भाई इसमें 75% लोग जो है सफर होते हैं SC/ST के लोग। फिर बाद में एक और सजेशन के हिसाब से OBC को इसमें जोड़ा गया। तो ये जो अत्याचार होते हैं उसके ऊपर से ये संस्था बनी, और संस्था के उस समय जो चेयरमैन थे, संस्था जो सभा बनी उसके चेयरमैन थे मिस्टर दिव्य सिंह। उस समय ये नियम सब जो है पास किए गए, जो अब जो सामने आए हैं, और जिससे असंतोष फैला। तो इसमें वही बात सामने आई कि भाई आप ये निर्णय कैसे कर सकते हैं कि अत्याचार करने वाला कोई सामान्य वर्ग का ही है? क्या आदिवासी पर अत्याचार नहीं कर सकता? क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे शेड्यूल कास्ट पे अपना वो नहीं कर सकता? या कोई भी OBC के ऊपर अत्याचार किसी और पे वो नहीं कर सकता? तो जो पहले भी जो गाइडलाइन बनी थी, और जब भी पहले भी मांग की थी बुद्धिजीवियों ने कि भाई देखिए इसमें दो ही चीज ऐसी चलती हैं जिसके ऊपर से अत्याचार या ना होना या होना निर्भर करता है। जो वर्ग सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, उसके ऊपर कोई अत्याचार हो ही नहीं सकता। और हमेशा वो जो है बल्कि दूसरों पर अत्याचार करने के योग्य होता है, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और चाहे किसी भी वर्ग का हो, ST हो या OBC हो, नहीं कर सकता उस पर अत्याचार। किस पे होता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। तो इसमें अगर आप यही बात अगर आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को लेकर बनाते, चाहे हेट्रोसिटी बनता, चाहे आंतरिक हिंसा का कानून बनता, तो उसमें वो सारे कमजोर लोग शामिल होते, जिसमें वृद्ध भी शामिल होते, जिसमें जो है गरीब दलित भी शामिल होता, जिसमें गरीब ब्राह्मण भी शामिल होता, और जिसमें जो है महिला भी शामिल होती है, जो कमजोर मानसिक रूप से कमजोर, शरीर से कमजोर जो महिला है वो भी शामिल होती है इसमें। तो ये एक जो हमारा जो सिद्धांत है, हमारा 77वां गणतंत्र जो चल रहा है, तो हम जिस गणतंत्र को मना रहे हैं उस गणतंत्र का जो पहला फार्मूला है
कि सबके साथ न्याय हो, तो वो न्याय इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए तो इसका विरोध हुआ है ये। और ये बात अच्छी बात है कि विद्वान जो न्यायाधीश है उनने इसको पकड़ा, उस बात को समझा और अपनी स्लिप को माना, इसलिए उस पे स्टे दिया और उसने फिर से पुनर्विचार की बात करी। लेकिन हुजूर ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें अरावली के ऊपर भी आपने अपना निर्णय बदलना पड़ा आपको, कुत्तों के ऊपर आपको निर्णय बदलना पड़ा, दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर आपको निर्णय बदलना पड़ा, और आपका जो है ये अपना क्या कहते हैं कुलदीप सेंगर के ऊपर आपको निर्णय बदलना पड़ा। तो ये ऐसा करने से जहां आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, वैसे हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, और इससे आपको आने वाले समय में आपको सही निर्णय करने में भी आपके मनोबल में फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले ही इस बात को अच्छे से जांच करके और फिर इसको जो है बम फोड़िए, जैसा कि हमेशा होता है। तो उसमें यह है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया आपके तारीफ किया है कि हाँ यार, ये आपने बहुत अच्छा जस्टिस निर्णय लिया गया है। लेकिन होता क्या है कि आपकी मजबूरी हम भी समझते हैं, हमारी मजबूरी भी आप समझिए कि न्यायाधीश के हाथ में पट्टी बंदी है, उसके सामने जो जो एविडेंस फैक्ट आएंगे उसके ऊपर वो आगे बात करता है। इसलिए उस न्यायाधीश के पास आने के पहले एक समिति और बनना चाहिए जो इसकी स्क्रूटनिंग करे कि इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, और ये ड्रॉबैक की जब वो स्क्रूटनिंग कर लेगा तब उसको पेश किया जाए। तो उसमें क्या है कि इसमें फिर असंतोष नहीं फैलेगा। और सीधी बात है, एक एक बड़ा कॉमन फैक्ट है ये कि वो जमाने गए जब एससी एसटी के ऊपर कोई अत्याचार करता था। अब हम दुनिया भर का जागरण कर रहे हैं, टीवी से लेकर, मोबाइल से लेकर, शिक्षा से लेकर। तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी पर अत्याचार कर सके, और करना भी है, अगर करने वाला भी है तो वो सक्षम ही होगा, आर्थिक रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम। और वो कमजोर पे करेगा जिसके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिसके पास मानसिकता के हिसाब से भी सक्षम नहीं, शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है। तो इसमें ओबीसी और एससी एसटी के साथ में सारे निर्धन लोगों का उसमें हित जुड़ेगा, तो इसका विरोध नहीं होगा। अगर इसमें आपके 4 गरीब ब्राह्मण जुड़ जाते तो आपका क्या जा रहा था, उसमें 4 ऐसी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं जुड़ जाती, चाहे किसी भी समाज की रहती, जो निर्बल हैं, वृद्ध हैं, वो जुड़ जाती, या कोई जवान लड़कियां हैं लेकिन वो भी असक्षम है, वो अगर जुड़ जाती, चाहे किसी भी कास्ट की रहती, तो उसमें आपके न्याय का डंका और अधिक बजता। तो यही जो है, जो लेकुनिस जो बनी, इस लेकुनिस के कारण जो है आज इतना विरोध हुआ, और एक 25% जो वर्ग है इसका सवर्ण का, ये आपसे पूरी तरह छिटकता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट, आपको ये बात को समझना चाहिए। और अगर ऐसे आप अपने जो कांस्टेंट वोटर को अगर खोते रहेंगे तो फिर आप कैसे सत्ता में रह पाएंगे, आप खुद सोचिए। आपने पिछले चुनाव में देख लिया किस ढंग से जो है एससी एसटी ने आपको गड़बड़ की थी, आपने देखा। तो उसके कारण उनको भी समेटना जरूरी है, सारे हिंदुओं को एक करना जरूरी है। तो हिंदू को एक करने के लिए आप ऐसे ऐसे नियम जिसमें जाति का मतभेद हो, ये मत करिए। हाँ, उनके न्याय के लिए आप जो करना है उसकी किसी ने विरोध नहीं किया, उनको न्याय दूसरे तरीके से भी दिया जाता है। आप उनको आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको हर उनकी जो क्राइसिस है उसके लिए पैसा दे रहे हैं, उनको दुनिया भर की हम लोग चीजें दे रहे हैं, और उनको सामने लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप झूठे प्रलोभन मत दीजिए। आप आरक्षण की बात करते हैं, आपको आरक्षण की बात देने के लिए है क्या आपके पास? आरक्षण में नौकरी आपके पास है नहीं। जो जो पोस्ट रिटायर्ड होती है उसको ही खत्म करने का आपका संकल्प है। वर्ल्ड बैंक से आपका टाई अप है, और जितने जो एशियन एड से आपका टाई अप है, और जितने भी IMF, जितने भी वर्ल्ड बैंक, सबसे आपका टाई अप है कि वो आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे, आपकी सैलरी के लिए पैसा नहीं देंगे। और आपको बोला गया कि आप 25% अपनी जो है रिक्रूटमेंट कम करिए। तो आप कहाँ से ये दावा करते हैं कि केवल वोट लेने के लिए आप ये दावा करते हैं कि हम जो है नौकरी देंगे, और आप बल्कि दूसरे लोगों को भरमा रहे हैं आप इस प्रकार से, जो अपना हुनर छोड़कर। भाई देखिए, एससी एसटी क्या है, वो हुनरबाज लोग हैं जिन्होंने अपने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ाया। उन्होंने उन पुश्तैनी, जो उनका घर जिसका लोहार का काम था, उस लोहार का काम सीखा। जिसने जो है, जिसके अंदर जिसके घर जो काम होता था, जो धोबी था उसने कपड़े धोने का हुनर सीखा, जो घुड़साल घोड़े का हुनर घोड़े वाले ने सीखा, तेली वाले ने तेल निकालने का हुनर सीखा। अब आप वो सारे हुनर को छोड़ के सबको नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं। तो इससे बाज आइए। इससे आपका जो है कोई भी चाहे शासन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इससे ना देश का भला होना है, ना आपका भला होना है। और ये जो
आप जो है अपने वोट के लिए जो आप अलग अलग वर्गों को प्रमोट कर रहे हैं, यही आपके लिए कल को घातक हो रही है और सभी जगह हो रहा है। आप देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने प्रमोट किया आगे जाके फिर वही घातक होने लगे, और जो उससे सफर हुए वो आपसे चिटकते चले गए। तो चाहे वो कोई भी हो, सवर्ण या अपना दूसरी जाति, सब में दो ही कास्ट पे आप बात करिए, आर्थिक रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे किसी भी वर्ग का हो, तभी आपको इसमें जो है आगे सफलता मिलेगी। ऐसा मतलब मेरा कहना नहीं है, ये सारे नेताओं का निचोड़ बताया, जितनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर आई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के ऊपर, स्टे देने के ऊपर, तो उसमें मायावती है, उसमें जो है आपने क्या कहते हैं अपने ये छतरपुर वाले बाबा जी भी हैं, और अपने प्रियंका चतुर्वेदी हैं बोलने वाली, और ये अपने टीएमसी के जो बहुत से सांसद हैं, और सबने इसका जो है इस बात का समर्थन किया, इस बात को अप्रिशिएट किया कि ये आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मायावती ने तो खुल के बोला, और यही बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मायावती के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि उन्होंने मतलब जस्टिस और इनको भी ये रिक्वेस्ट करी कि आप इसको इसको अच्छे से स्क्रूटनी करके फिल्टर करके फिर आप इसके ऊपर निर्णय दीजिए, वरना ऐसे ऐसे में बार बार नियम बदलने में, बार बार आपके जो आपके डिसीजन बदलने में, ये आपकी भी मानहानि है, कोर्ट की मानहानि है, और समाज में संदेश जाता है, उसमें आपकी विशेषता कम होती है कि जब एजिटेशन करो तो ये अपने निर्णय बदल लेते हैं। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है सर, किसी के लिए भी नहीं है। एक स्वतंत्र स्वस्थ गणतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जहां पर अभिव्यक्ति का आजादी का कानून है, इसका तमाशा तो जो आपने देख लिया कि कंचन सिंह जो है, जो कि अपने उसकी अपने कहते हैं आरजेडी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इनको फंसाना ही चाहिए सवर्णों को, इनके इनके पुरखों ने अत्याचार किया था, इसलिए उनको जानबूझ के फंसाना चाहिए। तो ये इस ढंग के स्टेटमेंट जो है, समाज तोड़ने वाले स्टेटमेंट जो है, सिर्फ वोट के लिए, इससे किसी का भला नहीं होना है। कंचन सिंह जी, ऐसा मत करिए आप समाज में विष घोलकर वोट ले भी लेंगी तो आप उसमें सुखी नहीं रह पाएंगे। समाज का इसके सुख में ही आपका सुख है, क्योंकि आप नेता हैं। अगर समाज सुखी तो आप सुखी, वरना आप कहीं ना कहीं इसका सफर जरूर भोगेंगे आप। तो ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, और जो स्टेटमेंट दिए उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। कि सवर्ण जो है, इसके सवर्ण का मतलब ये थोड़ी है। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण होता क्या है? सवर्ण वो है जिसने जो है अपने आप को समझ लिया, ब्रह्म को समझ लिया, थोड़ा पढ़ लिख गया, उसकी अपनी मतलब उसकी जो क्लाइमेट था उसमें जो जो उसको चीजें मिली उसको उसने ग्रैस्प किया, ये सवर्ण है। ये थोड़ी कि जो हर किसी पे अत्याचार करने वाला कोई लठेत या डकैत है, जिसको जो ढूंढा है कि जो हर कहीं अत्याचार करता रहेगा। अरे समाज चार चार ही पैटर्न पे चलता है भाई। और आप क्या समझ रहे हैं, जितने बड़े बड़े महानगर हैं, ये बिगर स्लम एरिया के एक एक मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा सकते। ये स्लम एरिया ही है जो उनको सारी सर्विसेज प्रदान करता है, और ये सर्विस प्रदान करने वालों में और जो उनको तनख्वाह देने वालों में अगर आप ये व्यवस्था पैदा करेंगे, तो फिर तो वही होगा जैसे आजकल सब जगह आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा भैया लेबर से कौन सिरपच्ची करेगा, ले आओ ऐसी मशीन लाओ, ऑटोमेटिक मशीन लाओ, डंपर लाओ जो अपने आप फेंके, अपना जो जो तसले से भरा जाता था जिससे रोजगार मिलता था, वो सब बंद हो गए। अब डंपर ने आपका भरा हॉपर लगा के और डाल दिया, जिसमें 100 लेबर लगते थे गड्ढा खोदने के लिए, 100 लेबर पहले गड्ढा खोदते थे, उनको रोजगार मिलता था। अब आपने उठा के इसलिए मशीन लाए, खोद दिया उसने। तो ये इसके कारण जो है समाज को नुकसान हो रहा है। ये भाई समाज जो है इसमें सभी वर्ग हमेशा रहा है, कोई ऐसा ऐसा नहीं रहा कि समाज में हर वर्ग नहीं रहा हो। और हर वर्ग को का पालन पोषण इकोसिस्टम से ही होता है। एक देने वाला रहता है, एक लेने वाला रहता है। जो देने वाला है वो उसके बदले में काम लेता है। तो ये सिस्टम को अब जितना आप बिगाड़ेंगे अपने वोट के लिए, उतने बड़े आप पाप में जाएंगे। ख्याल रखना, ये समाज को तोड़ने का प्रयास मत करिए। ये सब एक दूसरे के दोस्त और सब एक दूसरे के पूरक हैं। आज अगर महिला घर में नहीं आए तो क्या महिला घर का काम कर सकती है? और महिरी जो है वो इनके यहाँ आकर जब सैलरी कमाती है, उससे उसका घर का पालन पोषण चलता है। उसका हस्बैंड चौकीदारी करता है कहीं कॉलोनी में, आपकी सुरक्षा करता है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम अभी का नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास मत करिए आप सब लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्ण सोचा और उनको फिर से पुनर्लक्षण का आदेश दिया। कम से कम जो है एक बड़ी एजुकेशन से जो है इस देश को बचाया। आपको, आपकी देशभक्ति को प्रणाम करते हैं हम लोग सभी लोग। सुप्रीम कोर्ट के सारे सीजीआई से लेकर जस्टिस जितने भी हैं, सबको हम इस बारे में हाथ जोड़कर आपको जो है, और हमने कुछ अगर आपके लिए गलत बोला तो आप हमको क्षमा करिएगा।
हमारा उद्देश्य ये सर आपको आपको अपमानित करना नहीं है, आपको सिर्फ जो है सत्य दिखलाना है कि सत्य यही हो रहा है, और इससे बचने में ही हम सबका कल्याण है। जय हिंद, जय भारत। मैं पंडित अलविश, राष्ट्रीय कल्चर से हमेशा